Hello friends, welcome to Himachal Sarthi channel from Akarshan Gupta. So today we will discuss the Himachal Pradesh Economic Survey 2022 एंड 2023। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के तीसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द पब्लिक फिनांस एंड टैक्सेशन। अब इससे पहले हमने इकोनॉमिक सर्वे के पहले 2 चैप्टर फिनिश कर दिए थे और पहले चैप्टर में हमने देखा था कि इस चैप्टर में हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया था किसका, हिमाचल प्रदेश और इंडिया की इकोनॉमी का। उसके बाद हम आगे थे कौन सा, सेकंड चैप्टर में, जिसमें हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश की जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा था। तो वो रहा था, हमने न जाना था कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस फॉर 2022 एंड 23 कितना था। वो था आपका 6.4%। और वहीं करंट प्राइस पर कितना रहा था, वो 10.9%। और 2021-22 में कितना था यह, 7.6% फॉर कांस्टेंट प्राइसेस एंड 13.5% फॉर करंट प्राइसेस। इसके साथ साथ हमने पर कैपिटा इनकम के बारे में भी जान लिया था कि हिमाचल वासियों की प्रति व्यक्ति इस वर्ष कितनी रही थी 2022-23 में। तो वो निकली थी आपकी 2,22,227 रुपये और कितने प्रतिशत से वृद्धि की थी, 10.4% की दर से वृद्धि हुई थी। तो ये सारी चीजें हमने क्या पहले 2 चैप्टर में डिस्कशन कर ली थी। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कौन सा, द पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन। पर इसको पढ़ने से पहले हमें एक कुछ जो बजट है उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि बजट होता क्या है और इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में भी जान लेते हैं। फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन सा चैप्टर आपका, द पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि बजट होता क्या है, व्हाट इज बजट। पर ध्यान रखिए कि बजट शब्द जो है पूरे आपके जो भी संविधान है इसमें या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसका वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि अगर इसका हिंदी में अनुवाद किया जाए तो यह बोला जाता है यह क्या है, एक चमड़े का थैला। पर अगर पार्लियामेंट में पेश करना हो तो अगर हिंदी में इसका अनुवाद किया तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे ना एमपी या फिनेंस मिनिस्टर, हम आज आप भारत के चमड़े का थैला पेश करना चाहते हैं। तो इसलिए संविधान में इस शब्द को कहीं नहीं जोड़ा गया। अब इस शब्द की जगह, बजट की जगह क्या जोड़ा जाता है हमेशा, दी एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। और हिंदी में इसका अनुवाद है वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण। और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 112। तो ये फैक्ट भी आपने याद रखना है और ये याद जरूर रखना है कि बजट शब्द का इस्तेमाल भारत के संविधान में कहीं नहीं हुआ है। अब आर्टिकल 112 केवल क्या कहता है, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। अब बेसिकली ये कहता क्या है, बजट कहता क्या है, तो ये कहता है कि कितनी हमारी आय है और कितना हमारी व्यय है, या कितना हमारा रेवेन्यू है और कितना हमारा एक्सपेंडिचर है, उसका जो लेखा जोखा होगा वो क्या कहलाएगा, आपका बजट। और एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो बजट जो है देश से लेकर आपके घर में भी बनता है। मान लीजिए आपके घर में, मान लीजिए आपके फादर कमाते हैं, ठीक है। अगर आपके फादर कमाते हैं तो उनकी मान लीजिए मंथली इनकम उन्हें मिलती है कितनी, 30 या 35 हजार रुपया। अब जैसे 1 तारीख को उनकी सैलरी आएगी तो वो क्या करेंगे, 1 तारीख को वो सोचेंगे कि ठीक है मेरे पास टोटल आय कितनी है, मेरी 35 हजार रुपया। अब इसमें से मुझे घर का खर्चा कैसे कैसे चलाना है उसका क्या बनाएंगे, वो एक प्लान बनाएंगे या योजना बनाएंगे। इतने का क्या मेरे वहां पे राशन आएगा, इतने पैसे का मेरे बच्चों के लिए स्कूल की फीस या कोचिंग के लिए बच्चों की फीस चल जाएगी, कुछ पैसों की मैं क्या करूंगा, सेविंग भी करूंगा। यानी कि उनके पास जो आय है उसका क्या बना रहे हैं, वो आने वाले समय में उन्होंने उस आय को कैसे खर्च करना है उसकी क्या जो प्लानिंग बनती है वो क्या होती है, आपकी बजट। यानी कि अगर घर में भी आपको 1 तारीख को सैलरी मिल रही है तो आने वाले उस अगले महीने में आपने उस सैलरी से कैसे अपना गुजारा करना है या उस पैसे को कैसा खर्च करना है, उसकी प्लानिंग क्या होती है, बजट। वैसे अगर इसको हम पूरे देश में देखें, यानी कि हमारे देश में जितना भी पैसा इकट्ठा हो रहा है, कैसे, एक तो टैक्स के द्वारा, एक नॉन टैक्स के द्वारा भी पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे को आने वाले वर्ष में कैसे खर्च करना है और किन किन योजनाओं में उस पैसे को खर्च करना है, तो वही क्या कहलाता है, आपका बजट। अब हमेशा बजट के डॉक्यूमेंट में देखोगे तो इस साल जो बजट आया है तो उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा जाएगा, 2023-2024। यानी कि इसमें बोला गया है कि हमारे पास इतना रेवेन्यू आ गया और इस पैसे को आने वाले वर्ष में हम ऐसे ऐसे खर्च करेंगे।
तो वो तो हो गया आपका बजट। पर आर्थिक सर्वेक्षण में, इकोनॉमिक सर्वे में हमेशा नीचे डेट कौन सी आती है, 2022 और 2023। अब आर्थिक सर्वेक्षण क्या बताता है कि जो पैसा हम क्या खर्च कर बैठे हैं, उस खर्चे का क्या होता है, जो भी लेखा जोखा किसके बताता है, इकोनॉमिक सर्वे। और जो पैसा हमने खर्च करने वाले हैं, जो प्लानिंग है हमें यहाँ यहाँ पैसा खर्च करने के लिए, तो उसके बारे में किस डॉक्यूमेंट में वो लिख किया जाता है, बजट में। तो आइए बजट को टोटली समझते हैं कि बजट में, अब मैंने क्या बताया कि बजट क्या है, कितना पैसा आएगा और कितना पैसा खर्च होगा। यानी कि इसमें बजट में आपके दो खाते बनेंगे, एक होगा आपका राजस्व खाता, एक होगा आपका पूंजी खाता। तो आइए अब देखते हैं इसको, थोड़ा सा एक चार्ट बनाते हैं, उसमें आपको पूरा बजट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा कि बजट आखिर कहना क्या चाहता है। तो बनाते हैं चार्ट थोड़ा सा, जैसे ये आ गया आपका बजट। अब इसमें मैंने क्या कहा, इसमें हमेशा आपके दो खाते होते हैं। एक खाता बनेगा आपका कौन सा, राजस्व खाता, एक होगा आपका कौन सा, रेवेन्यू अकाउंट, और एक होगा आपका कैपिटल अकाउंट। इसको बोलते हैं हम राजस्व खाता, हिंदी वाले राजस्व, और इसे बोला जाता है पूंजी खाता। अब हमेशा याद रखना कि राजस्व खाता या रेवेन्यू अकाउंट में हमेशा उस पैसे के लेन देन के बारे में वर्णन होगा या विवरण होगा छोटी अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है, जितना पैसा आ रहा है खर्च हो रहा है, उसका सारा ब्यौरा किसमें होगा, आपका रेवेन्यू अकाउंट में। और लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म में जो पैसा आ रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जा रहा है, उसका विवरण किसमें होगा, आपका कैपिटल खाते में या पूंजी खाते में। अब रेवेन्यू अकाउंट या राजस्व खाते में शॉर्ट टर्म के लिए भी कहीं ना कहीं से पैसा आएगा और कहीं ना कहीं से पैसा जाएगा। तो इसमें रेवेन्यू अकाउंट में हमें दो खाते बनेंगे, एक होगा आपका आय का खाता, एक होगा व्यय का खाता। आय यानी कि रिसिप्ट्स, और व्यय यानी कि आपका एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट को लिख सकते हैं हम आय, और एक्सपेंडिचर को लिख सकते हैं हम व्यय। अब शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास आय के क्या क्या साधन हैं, तो एक तो हमारे पास प्रमुख साधन है कौन सा, आपका टैक्स या कर। और कर भी आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका प्रत्यक्ष कर और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट को बोलते हैं प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। अब डायरेक्ट का एग्जांपल लें हम, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका जैसे इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स का मतलब होता है कि सरकार क्या कर रही है, जिस व्यक्ति की आय के ऊपर टैक्स लगा रही है, वही व्यक्ति क्या करेगा, उसे डायरेक्ट पे करेगा, यानी कि कोई और व्यक्ति उस टैक्स को पे नहीं कर सकता। पर इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर कैसे होता है, जिसमें लगाया किसी और को जाता है और पे कोई और करता है, जिसका उदाहरण है आपका जीएसटी। अगर मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं और कोई भी आप क्या खरीदते हैं, कोई मान लीजिए कोई बुक खरीदते हैं। अब बुक में जब भी आप बिल काट लोगे तो उसमें क्या कुछ जो मेन उसका पैसे जिनने की वो बुक है उसके साथ क्या जुड़ेगा, थोड़ा सा जीएसटी भी जुड़ेगा। अब जीएसटी को दुकानदार को पे कौन कर रहा है, कस्टमर। पर गवर्नमेंट को पे कौन कर रहा है, जो बुक सेलर है। यानी कि टैक्स जो है डायरेक्ट ना पे होकर कैसे इनडायरेक्ट तौर पर क्या हो रहा है, पे किया जा रहा है, तो वो क्या होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। पर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे आपका इनकम टैक्स का उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो जॉब करता है या गवर्नमेंट जॉब करता है, मान लीजिए वो टीचर है और टीचर की सैलरी है मान लीजिए 45 से 50 हज़ार रुपया, और उसकी मंथली आय कितनी होगी, 2.5 लाख से या 5 लाख से ऊपर होगी, तो उसमें टैक्स ले लेगा, उससे वसूला जाएगा 5%। उससे क्या वसूला जाता है, इनकम टैक्स वसूला जाता है। और जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाता है वही व्यक्ति क्या करता है, उस टैक्स को पेमेंट करता है। तो ये होता है आपका कौन सा टैक्स, कौन सा, एक प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आ गया आपका इनकम टैक्स, और अप्रत्यक्ष कर का या इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण आ गया आपका जीएसटी। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में हमें किस किस से इनकम हो रही है। तो एक तो आपका बेस्ट उदाहरण आ जाएगा आपका कौन सा, जैसे आपके हो गए कौन कौन से टैक्स, इनकम टैक्स से जो भी पैसा आता है, इनकम टैक्स से, कॉरपोरेट टैक्स,
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कौन कौन से, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो मान लो शेयर मार्केट में वसूला जाता है। तो उससे क्या हो रही है, सरकार को डायरेक्ट आय हो रही है। एक तो इस तरफ से आय हो रही है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आते हैं आपके, जीएसटी, जीएसटी इसका क्या है आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो एक तो आय के साधन हो गया कौन सा, टैक्स। अब दूसरा है आपका कौन सा, नॉन टैक्स। अब सरकार टैक्स के थ्रू ही थोड़ी कमाती है, बिना टैक्स के भी सरकार कोई ना कोई पैसा कमाती है। अब बिना टैक्स से कौन कौन से पैसे कमा रही है सरकार, जैसे मान लीजिए सरकार के कोई बैंक्स भी हैं, स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। तो सरकार क्या कर रही है, सेवा दे रही है। और सेवा के बदले सरकार क्या लेती है, पैसा लेती है। यानी कि सर्विस देकर सरकार क्या कमाती है, पैसा अर्न करती है। तो या तो सर्विस सेक्टर से हो गया। दूसरा आपका कोई सरकारी कंपनीज भी हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे आपका कौन कौन सी, आपकी सेल, भेल, ये सारी कौन सी है, सरकारी कंपनी है। अब सरकारी कंपनी हमेशा कंपनी क्यों काम करती है, प्रॉफिट कमाने के लिए। अब उसका जो मुनाफा आ रहा है, कौन सी सरकारी कंपनी जो अपनी वस्तुएं बेच रही हैं, उन वस्तुओं को बेचकर जो सरकार को क्या आ रही है, आय आ रही है। तो वो भी किस में ऐड होगी, आपकी राजस्व खाते में। तो इसमें मैं लिख सकता हूं सेलिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स यानी सरकार जो है जो भी वस्तुएं बेच रही है। थर्ड और कैसे आ सकता है आपका, और मान लीजिए सरकारी कंपनी है, इसका भी किसी न किसी और कंपनियों में इसने क्या लगाए होते हैं, अपने शेयर लगाए थे। तो उसे क्या मिलता है, डिविडेंड या लाभांश उसे प्राप्त होता है। अब सरकार किसी न किसी को लोन भी देती है। अब लोन जब दिया है किसी, मान ली किसी अन्य कंट्री को दिया है, तो लोन से क्या आता है सरकार को, कहाँ से आ जाती है, ब्याज। जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी क्या हो रही है, सरकार के राजस्व खाते में जाता है। और साथ साथ में जो भी मान लीजिए 2004 में क्या आई थी, इंडिया में सुनामी आई थी। अब कई देशों से इंडिया को क्या मिली थी, ग्रांट मिली थी या एड मिली थी। अब जो भी एड मिल रही है, ग्रांट मिल रही है, वो सारी कहाँ पे ऐड होगी, आपकी राजस्व खाते में। और वो किसका साधन है, सरकार की आय का। तो जैसे अब इसमें लिखते हैं ग्रांट रिसीव। तो ये सारे साधन कौन से हैं, सरकार के आय के किस में, राजस्व खाते में। तो कौन कौन से हो गए आपके, एक तो हो गया टैक्स के द्वारा, टैक्स कौन से, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और नॉन टैक्स में कौन कौन सी आई, जो सरकार ने सेवाएं दी उसके बदले जो इनकम हो रही है, या जो वस्तुएं बेची उससे जो इनकम हो रही है, या सरकारी कंपनियों के शेयर बेचे, या किसी और कंपनी में अपनी हिस्सेदारी शामिल की है, उससे कि उन्हें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या डिविडेंड या लाभांश मिल रहा है। सरकार ने किसी को लोन दिया है, उससे वो क्या कमा रही है, ब्याज कमा रही है या इंटरेस्ट कमा रही है। और साथ में जो कोई भी ग्रांट्स रिसीव हो रही हैं किसी अन्य देशों से, वो सारी आपके किस खाते में आती हैं, राजस्व खाते में। तो ये तो होगी आपकी कौन सी, रिसिप्ट या आय के साधन। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम समझते हैं कौन सा, एक्सपेंडिचर व्यय। तो इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं। तब ये तो हमने देख लिया कौन से, सरकार के आय के क्या क्या साधन है। अब देखते हैं सरकार का हर महीने या रोजाना खर्चा कहाँ कहाँ होता है। चलिए चलिए अब देखते हैं कि सरकार का खर्चा कहाँ का होता है, या एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करती है सरकार, किसमें, राजस्व खाते से। यानी कि रोजाना या शॉर्ट टर्म के लिए सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, और शॉर्ट टर्म में वो पैसा क्या हो रहा है, चला जा रहा है। एक तो मान लीजिए भारत सरकार किसको लोन देती है, तो वो क्या कमा रही है, इंटरेस्ट कमाती है। पर सरकार जो है लोन लेती भी तो है। अगर लोन ले रही है तो उसे क्या चुकाना पड़ रहा है, ब्याज चुकाना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पेड, ब्याज चुकाना पड़ रहा है। वो किस में जुड़ जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर खाते में। फिर सरकार क्या देती है, हर एक स्कीम्स के लिए कई सब्सिडीज भी देती हैं। जैसे आपको बिजली में सब्सिडी मिल रही है, किराए पे सब्सिडी मिल रही है। अब जैसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चली थी, ताकि जिसमें और कोई भी यंग व्यक्ति जो है कोई बिजनेस करना चाहता है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार क्या देती थी, 18 से 40 वर्ष के जो भी नौजवान हैं उन्हें 25% की क्या देती है, सब्सिडी देती है। कि इससे पुरुषों को और महिलाओं को 30% और विधवाओं को 35% की सब्सिडी देती है। तो ये खर्चा कहाँ पे जा रहा है, राजस्व खाते से ये क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा खर्चा किसमें किया जाता है, डिफेंस में। डिफेंस के जो भी हथियार आएंगे उनकी जो भी है सैलरीज जाएंगी,
वो सारे कहाँ पर खर्चा ऐड ऑन होगा आपका राजस्व खाते के कौन से व्यय में या एक्सपेंडिचर खाते में। फिर जो लोगों की सैलरी जा रही है, मंथली जो सैलरी जाती है वो भी किस में ऐड होगी आपकी राजस्व खाते के एक्सपेंडिचर चार्ट में। फिर पेंशन जो जा रही है, सैलरी के साथ पेंशन जा रही है। फिर जो केंद्र सरकार है ग्रांट भी देती है किसको, राज्य सरकारों को, ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स। तो ये सारा क्या हो गया सरकार का कौन सा एक्सपेंडिचर। और पिछले हमें क्या पढ़ लिया, आय, यानी कि हमने क्या देखा शॉर्ट टर्म के लिए सरकार का आय का क्या साधन है और व्यय का क्या साधन है। तो ये तो हो गया कौन सा आपका राजस्व खाता। अब देखते हैं कौन सा कैपिटल खाता या पूंजी खाता या कैपिटल अकाउंट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जो भी पैसा आ रहा है और जा रहा है कब, लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए। यानी कि इसमें भी आपके दो खाते बनेंगे, एक होगा आपका कौन सा रिसिप्ट या आय के साधन और दूसरा होगा आपका व्यय के साधन या एक्सपेंडिचर। अब लॉन्ग टर्म के लिए आय कहां से आ रही है सरकार को, एक तो सरकार क्या ले रही है, डेप्ट ले रही है या लोन ले रही है, उधार ले रही है। और उधार भी दो तरीके से लेती है, या तो आंतरिक तौर पे इंटरनल, या इंटरनल आरबीआई को बोलेगी बैंकों से उधार ले लो, और एक्सटर्नल या किन्हीं बाहरी देशों से जैसे आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से वो क्या लेती है, देश क्या लेता है, पैसा उधार लेता है। तो जो भी पैसा उधार लेके आ रहा है तो किस में ऐड हो जाएगा आपका कैपिटल खाते में या पूंजी खाते में। अब एक तो हो रही है कौन सी डेब्ट के साथ, एक खाता है आपका बिना लोन लिए नॉन डेब्ट के साथ भी सरकार की क्या हो रही है, आय हो रही है। जैसे सरकार ने किसी को लोन दिया था, अब लोन क्या हो गया, पूरा रिकवर हो गया, लोन की क्या होगी, रिकवरी होगी। तो उस लोन का जो भी रिकवर हुआ उसका पैसा कहाँ आ जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में। अब एक है आपका डिसइन्वेस्टमेंट, या इसे हिंदी में बोल जाता है विनिवेश। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, मान लीजिए कोई सरकारी कंपनी अपनी कंपनी के क्या है शेयर बेच देती है, और उस शेयर को बेच के जो पैसा आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट। और वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट के कौन से रिसिप्ट या आय के साधन में। अब आइए हम देखते हैं कि सरकार, ये तो कौन से हो गए लॉन्ग टर्म के सरकार के आय के साधन। अब लॉन्ग टर्म के व्यय के क्या क्या साधन है, सरकार लॉन्ग टर्म में कहाँ कहाँ व्यय करती है, चलिए उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो सरकार एक तो लॉन्ग टर्म में व्यय किसमें करती है, आपका जो भी सरकार दे रही है लोन दे रही है। अब राजस्व खाते में क्या आया था, हमेशा ब्याज की बात हो रही थी, ब्याज आ रहा है ब्याज जा रहा है। और कैपिटल अकाउंट में क्या हो रहा है, लोन रिकवर हो रहा है या लोन ले रहे हो। तो लोन जो सरकार ने दिया है, मान लीजिए श्रीलंका को अभी हमने कई मिलियंस का लोन दिया था, तो जो लोन दे रहे हैं तो किस में हो रहा है, कैपिटल अकाउंट के एक्सपेंडिचर खाते में यह जो है ऐड ऑन हो जाएगा। और साथ साथ में सरकार क्या करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। जैसे मान लीजिए कई स्कूल्स बना रही है, अब स्कूल से रेवेन्यू कब आएगा, स्कूल से रेवेन्यू आएगा आपका 25 से 28 साल के बाद। मान लीजिए सरकार ने किसी स्कूल में बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी, अब स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे और लगभग 25 साल के बाद वो क्या करेंगे, कमाना शुरू करेंगे। और सरकार को क्या है 25 या 27 द्वारा साल के बाद वो क्या है टैक्स चुकाना, पेमेंट करेंगे। यानी सरकार को स्कूल में इन्वेस्ट तो कर रही है पर उससे उसकी रिपेमेंट कब आ रही है, लॉन्ग टर्म के बाद। तो जो भी सरकार क्या कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, जैसे स्कूल में हो गया, हॉस्पिटल्स में होगी, या सड़कें बनवा रही है, तो ये सारा खर्चा किस में ऐड ऑन हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर खाते में, किसका, पूंजी खाते के। तो ये था आपका सारा कौन सा बजट। यानी कि बजट में हमने क्या समझा, हमेशा दो खाते बनते हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू अकाउंट, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। अब रेवेन्यू अकाउंट में क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म होता है, और कैपिटल अकाउंट में हमेशा किसके बारे में व्यय किया जाता है, आपका लॉन्ग टर्म के लिए जो भी पैसा आ रहा है, जो भी पैसा जा रहा है। तो आइए अब समझते हैं हम कौन सा चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 3, और उसका नाम है द पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है। सो इट इज द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, यानी कि ये क्या है, जो भी टैक्स हो रहे हैं उनका क्या है, जमा पूंजी है या उनका लेखा जोखा है, बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द टैक्सेबल एंटिटीज। यानी कि सरकार के द्वारा जो
लोग जो हैं टैक्स देने योग्य हैं उनके द्वारा इकट्ठा किया गया या एकत्रित किया गया एक क्या है, टैक्स है। अंडर द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट एंड द यूज ऑफ द टैक्स रिसिप्ट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, जो भी पैसा टैक्स द्वारा सरकार द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है और उस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाए फर्दर किसी और वस्तु को बनाने के लिए, या उन पैसे को कहीं किसी पब्लिक गुड्स में कैसा खर्च किया जाए या सेवाओं को देने में कैसा खर्च किया जाए, उसका सारा प्लानिंग क्या होती है आपकी पब्लिक फाइनेंस। अब जो भी पैसा आ रहा है इससे हम कैसे रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को किस किस को एलोकेट करना है, यानी कि उस पैसे को कहाँ कहाँ एलोकेट करना है और उस पैसे को कैसे खर्च करना है, इसी की मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं हम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे स्टेट की फिजिकल इंडिकेटर्स क्या क्या रहे। तो पहला रहा आपका फिजिकल इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट। तो देखिए ये जो चार्ट है इसमें मुख्यतः किसमें होगी, करोड़ में बात होगी। तो सबसे पहला क्या रहा है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था ना अभी बजट में, क्या पढ़ाया, रेवेन्यू रिसिप्ट या राजस्व आय के साधन। तो राजस्व आय में हिमाचल में कितनी कितनी इनकम हुई है, देखिए 2018-19 में 30,950 करोड़ की आय हुई। अब आपको मेन डाटा कौन सा याद रखना है, ये वाला डाटा, कौन सा, 2021-22 और 2022-23 का डाटा। बाकी आप ना भी याद रखें वो चल पड़ेगा। तो 2021-22 में हिमाचल सरकार को राजस्व खाते में कितनी आय आई थी, 37,313 करोड़ रुपया। और 2022-23 में कितनी आय हुई है हिमाचल सरकार को राजस्व खाते से, 36,375 करोड़ रुपया। तो ये आपने डाटा ध्यान में रखना है। अब उसी पार्ट को हम शेयर करें तो टैक्स रेवेन्यू, अब टैक्स से जो सरकार को पैसा है कितना आया, 17,660 रुपया, किसके लिए, 2022-23 के लिए। और 2021-22 के लिए कितनी कलेक्शन हुई थी, 15,933 रुपये। और ये तो किसका है, सेंटर जो शेयर दे रहा है किसमें, टैक्स के थ्रू। अब हमेशा रखना जो सेंटर केंद्र सरकार जो भी टैक्स कलेक्शन करती है उसका 40% हिस्सा किसको जाता है, राज्य सरकारों को। अब केंद्र सरकार से टैक्स का कितना हिस्सा मिला, इतना हिस्सा मिला। अब राज्य ने नॉन टैक्स रेवेन्यू बिना टैक्स के कितना पैसा कमाया, 2,625 करोड़ रुपए का 2021-22 को कमाया। और 2022-23 को कितना करोड़ रुपए कमाया, 2,769 रुपये। अब जो जो एड मिली, अब एड कितनी मिली, 18,755 करोड़ रुपए मिली। और 2022-23 में थोड़ी सी इसमें कमी देखने को मिल रही है, कितनी, 15,946 करोड़ रुपया। अब ये सारा डाटा क्या दिया है आपका, दिया गया जैसे डिसइन्वेस्टमेंट से जो सरकार ने अपनी कोई सरकारी कंपनियां बेची। अब हिमाचल सरकार में तो के पास कोई सरकारी चीज़ तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, 0-0। अब रिकवरी यानी कि हिमाचल सरकार ने भी लोन दिया था, लोन से कितनी कितनी रिकवरी हुई, 44 करोड़ रुपया, 45 करोड़ रुपया। अब ब्याज से कितना पैसा कमाया, तो आपने सारा डाटा क्या है देख लेना है। पर मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा क्या है कि रेवेन्यू रिसिप्ट या राजस्व खाते से आय कितनी आई है, ये वाला डाटा आपका 37,313 करोड़ रुपया कब, 2021-22 के लिए। और 2022-23 के लिए 36,375 करोड़ रुपया। तो इसको आपने ध्यान में रख लेना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ टोटल रिसिप्ट्स, यानी कि अब हमने क्या पढ़ा, टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू टैक्स से जो रेवेन्यू है आया है वो क्या है, कितना आया है, अकॉर्डिंग टू बजट एस्टिमेट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 द टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडिंग सेंट्रल टैक्सेस वाज एस्टिमेटेड टू बी एट 17,660 करोड़ अगेंस्ट द 15,933 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 रिवाइज्ड। तो यहाँ पर देखिए कि राजस्व खाता कितना आया था आपका, या टैक्स से कितना रेवेन्यू आया है 2022-23 में, 17,660 करोड़ रुपया। और इससे पहले 2021-22 में कितना आया था टैक्स से हमारे पास राजस्व, 15,933 करोड़ रुपया। अब इस चार्ट में जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था उस चार्ट में भी ये डाटा दिया हुआ है। जैसे आप देखिए टैक्स रेवेन्यू 2021 में 15,933 करोड़ रुपया और 2022-23 में 17,660 रुपया। अब द ग्रांट फ्रॉम द सेंटर इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब क्वेश्चन है कि
टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? जो भी सेंटर के दे रही है, ग्रांट्स दे रही है, उसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। उसके बाद जो स्टेट ने जो है अपने आप टैक्स कमाया है उसके थ्रू। अब अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल प्रोजेक्शन द ग्रांट फ्रॉम द सेंटर विल बी अराउंड 4 परसेंटेज पॉइंट लोअर देन फिजिकल ईयर 2022-2023 कंपेयर टू फिजिकल ईयर 2020 एंड 2021। यानी कि आप देख रहे होंगे कि 2022-23 में जो सरकार ने ग्रांट्स दी थी उसमें क्या 4% की कमी आ गई है। जैसे आप इस चार्ट में देखिए कि ग्रांट्स इन एड, अब 2021-22 में तो सेंटर से कितनी एड मिली थी? 18,755 करोड़। पर इस वर्ष कितनी एड मिली है 2022-23 को? 15,946 करोड़ रुपए, यानी कि 4% इसमें क्या आ गई है? कमी आ गई है। तो ये चार्ट दिए है, थोड़ा सा आपने इसको देख लेना है कि द कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ टोटल रिसिप्ट्स। अब प्रतिशत के तौर पे देखिए, अब ब्लू लाइन किसका बता रही है? आपकी 2021-22 का, डार्क ब्लू आपका 2021-22 का, और ग्रीन आपका 2022-23 का। अब स्टेट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू 2020-21 में सबसे ज़्यादा किससे आया है आपका? 2000 सबसे पहले आपका स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू 2020-21 में कितना था? 16.1%। 21-22 में कितना हो गया? 20.0%। और 2022-23 में कितना हो गया? 22.2%। तो आपको ये वाला डाटा याद रखना है। अब वैसे शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, तो जो सेंटर से जो टैक्सेस आ रहे थे उसका शेयर में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 12.6% कब? 21-22 को, और 13.8% 22-23 को। अब स्टेट का जो ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी स्टेट जो है बिना टैक्स के जो राजस्व या रेवेन्यू कमा रही है, 5.4% कब था आपका? 2021-22 को, और 2022-23 में कितना रहा? ये 5.7%। अब ग्रांट फ्रॉम सेंटर देखिए, 2021-22 को तो कितनी थी? 38.4%। अब इसमें क्या आ गया? थोड़ी सी गिरावट आ गई, कितनी? 4% की, 32.6%। तो आपको ये डाटा याद रखना है। अब इस पूरे डाटा को आप याद ना भी रखें तो भी चलेगा, पर आपको ये याद रखना है कि 2021-22 और 22-23 में जो भी सेंटर ग्रांट देता है उसमें कितनी प्रतिशत की कमी आई है? 4% की कमी आ गई है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। तो अगली स्लाइड आ रही है नॉन टैक्स रेवेन्यू से हिमाचल प्रदेश को। अब मेनली नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? द नॉन टैक्स रेवेन्यू कंसिस्ट मेनली इंटरेस्ट रिसिप्ट्स ऑन लोन्स, यानी कि जो भी लोन दिए हैं उनसे क्या आ रही है? जो भी ब्याज से जो आय आ रही है। और जो भी सरकारी, जो भी जैसे मान लीजिए हाइडल पावर है, वो क्या बेच रही है? अपनी बिजली बेच रही है। डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब पीएसयू से जो भी क्या आ रहे हैं, प्रॉफिट बन के आ रहा है, वो सारा किस में जुड़ता है? आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू इज लाइकली टू इंक्रीज टू 2,769 करोड़ रुपीज in fiscal year 2022-2023 as against the 2,625 crore in fiscal year 2021-2022। यानी कि 2021-22 में कितना लाभ हुआ था हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू से हिमाचल सरकार को? 2,625 करोड़ रुपया। पर 2022-23 में इसमें थोड़ी सी वृद्धि होगी है, कितनी? 2,769 रुपया। अब कितनी वृद्धि हुई है? विच इज द इंक्रीज ऑफ 5.49%। इतनी प्रतिशत की क्या होगी? वृद्धि होगी। दिस इज एस्टिमेटेड टू बी 1.42% ऑफ द स्टेट जीडीपी। और ये कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? स्टेट की जो जीडीपी है 1.42% की है क्या देती है? कंट्रीब्यूशन करती है। इकोनॉमिक सर्विसेज विच इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड सप्लाई हैव कंसिस्टेंटली हाईएस्ट परसेंटेज। पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन दे रही है? आपकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और वाटर सप्लाई करके जो भी आय आ रही है, वो सबसे ज़्यादा जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या रहा है? रेवेन्यू है, राजस्व या आय का साधन है। किसके लिए? हिमाचल सरकार के लिए। अब नेक्स्ट है आपका नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। अब एज पर द बजट एस्टिमेट्स द रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फिजिकल ईयर 2022 and 2023 was estimated at 18.6% of the GSTB against the 21.17% in fiscal year 2021 and 2022। अब जो भी आपका कौन सा आ रहा है? रेवेन्यू रिसिप्ट आ रही है,
या राजस्व खाते से जो भी आय आ रही है उसका हिमाचल प्रदेश की पूरी जीडीपी में कितना योगदान रहा है 2022-23 में 18.62% का। और वही अब ये थोड़ा सा कम हो गया, पर 21-22 में कितना योगदान था 21.17% का। सिमिलरली द टैक्स रेवेन्यू फॉर 2022 and 2023 was estimated at 9.04% of GDP, which remained the same for 9.0% during the 2021-2022। अब जो टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स से जो राजस्व या आय आ रही है उसका कितना योगदान रहा 9.04%, कब 22-23 के लिए। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू का कितना योगदान रहा है भारत हिमाचल जीडीपी में 1.42%, और 21-22 में कितना रहा था 1.49%। अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कितना परसेंटेज होगी 26.29%। अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, अब जो भी आपका रेवेन्यू अकाउंट का जो एक्सपेंडिचर खाता है उसको ऐड ऑन कर लो, और साथ में जो पूंजी खाते का जो एक्सपेंडिचर खाता है उसको ऐड ऑन कर दो, वो क्या होगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर। अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, जो भी स्टेट की जीडीपी का लगभग 26.2% क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 20.61%, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 2.89%। तो ये आपने याद रख लेना है। अब नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एंड डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट्स। अब नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, यानी कि बिना लोन लिए पूंजी खाते में कैसे कैसे सरकार को आय हो रही है, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। जैसे लोन की रिकवरी होकर आ रही है, या सरकार क्या बेच रही है, डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है, या अपनी कंपनी के शेयर बेच रही है, उससे जो आय हो रही है वो किस में जोड़ेगी, आपकी नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स में। और लगभग कितना फिजिकल ईयर में रिकवरी ऑफ लोन्स किया गया है हिमाचल सरकार ने 45 करोड़ रुपया। और डिस इन्वेस्टमेंट या विनिवेश से कोई भी हिमाचल सरकार को आय नहीं आई है। अब अगला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब सरकार जो है एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ कर रही है, एक तो कौन सा आपने पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इससे पहले तो हमने कौन से देख लेते आय के साधन, अब हम देख रहे हैं कौन से व्यय के साधन। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना खर्च किया है सरकार ने 40,279 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, कब 2022-23 में, एज कंपेरिजन टू 21-22 में कितना खर्च किया गया था 37,034 करोड़ रुपया। यानी कि ग्रोथ रेट कितनी हो गई है खर्चे में हिमाचल की 8.76%। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड टू बी 20.61% ऑफ जीएसटीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। यानी कि राजस्व खाते का लगभग 20.61% जो है जीडीपी का खर्च हो रहा है। कितना 20.61% हमारे हिमाचल सरकार की जीडीपी से जा रहा है। अब आइए कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग कितना पूंजी खर्च होने वाला है हिमाचल सरकार का 5,647 करोड़ रुपया, कब 2022-23 के लिए। और 2021-22 में इसमें कितना खर्च हुआ था 7,099 करोड़ रुपया। तो ध्यान रख लेना है कि कितने करोड़ रुपया खर्च हुआ था 7,099 करोड़ रुपये, कब 21-22 के लिए। और 22-23 के लिए कितना खर्च किया गया है 5,647 करोड़ रुपया। अब इससे क्या हो रहा है नेगेटिव ग्रोथ शो कर रही है, कितनी 20.45%, एंड इट इज द 10.9% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 2022 and 2023। The other components that is the debt expenditure is 10.59% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। यानी कि हमारे लोन का ही कितना खर्चा हो जा रहा है 10.59% का। अब इसमें कंपोजिशन लिखी गई है सारी, कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि हमारे जो राजस्व खाता है उससे शॉर्ट टर्म में कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा जा रहा है। तो आपको मेन डाटा आपको कौन सा याद रखना है, ये वाला 21-22 में कब 48,835 करोड़ रुपया, और यह बढ़ के 2022-23 में कितना होने वाला है 51,365 करोड़ रुपया। आपने ये डाटा जो ब्लू लाइन है इसको आपने याद रखना है, बाकी आपने रीड आउट करना हो तो आप इस डाटा को भी पढ़ सकते हो। पर आपको ध्यान कौन सा रखना है, टोटल एक्सपेंडिचर 2021-22 को
48,835 करोड़ रुपया, और 22-23 में 51,365 करोड़ रुपया क्या होगा, सरकार का खर्च होने जा रहा है। किससे? रेवेन्यू या राजस्व खाते से। अब इसमें क्या लिखा है कि द गवर्नमेंट स्पेंड्स मेजर चंक ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार का, हिमाचल सरकार का मेन खर्चा किस में होता है? रेवेन्यू खाते से होता है। अब 22-23 में कितना, लगभग 78% खर्चा कहाँ से किया गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्चा किया हुआ है। और द कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज गिवन इन टेबल 3.4%। अब कहाँ पर कौन सा कितना खर्चा हुआ ये आप इस टेबल में नोट डाउन कर सकते हो। which shows that the 57% of the total expenditure is likely to spend on salary, pension, interest payment and subsidies। यानी कि जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका 57% हिस्सा तो कहाँ चला जाता है? सैलरीज में, पेंशन में, इंटरेस्ट में और सब्सिडीज में। कब? 2022-23 में। यानी कि हमारे पास अब सिर्फ जो आगे निवेश करना है उसमें केवल कितना पैसा बच रहा है? केवल 22%। यानी कि कैपिटल खाते के लिए केवल 22% पैसा बचा। यानी कि स्कूलों के निर्माण के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए हमारे पास क्या पैसे की कमी है। पर क्योंकि सारा पैसा कहाँ चल जा रहा है? मैक्सिमम आपका सैलरीज और पेंशन, और जो भी लोन लिया है हमने उसकी जो है इंटरेस्ट जो पेमेंट करनी है, दोबारा उसको रीपेमेंट करनी है, उसमें क्या हो रहा है? हमारा राज्य का जो है मैक्सिमम पैसा जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे दी डेप्ट पोजीशन ऑफ द स्टेट, यानी कि हमारे सरकार की लोन जो ली है उसकी क्या हालात हैं, उसको हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो डेप्ट ऑफ द स्टेट इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ। अब जितना कम लोन लिया होगा उतना हमारे राज्य की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा है, पर जितना ज़्यादा लोन लिया होगा उतना ही हमारे राज्य की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए क्या है? बुरा है या खराब है। अब इसमें टेबल में लिखा गया है, कौन सा? ये वाला टेबल शो कर रहा है कि द डेप्ट एज परसेंटेज टू जीएसटीपी वाज 39.2% इन फिजिकल ईयर 2021 एज अगेंस्ट द 35.25% इन 2019 एंड 20। यानी कि लगभग जीडीपी का 39.29% हमारा कहाँ जा रहा है? लोन की रीपेमेंट में। अब देखिए कितना हमारे ऊपर उधारी है। देखिए 2019-20 में तो हमारे पास कितने करोड़ रुपए की उधारी थी हमारे राज्य को? 40,551 करोड़ रुपीस की। पर वही 2020-21 में कितनी बढ़कर हो गई है? 44,462.57 करोड़ रुपीस की। यानी कि अब इस सारे डेप्ट को हमने क्या देना है? अब लोन रीपेमेंट करनी है। यानी कि मैक्सिमम जो भी बजट बनेगा उसका मैक्सिमम हिस्सा कहाँ चल जाएगा? इंटरेस्ट की रीपेमेंट के लिए चला जाएगा। यानी कि इस वर्ष जो है हमारे राज्य के विकास के लिए ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाने वाला, क्योंकि हमारे राज्य के ऊपर क्या है? उधारी इतनी हो गई है। तो ये डाटा आप यहाँ से उठा सकते हो। यानी कि अब यहाँ पे जीडीपी के तौर पे हम परसेंटेज देखें कितने? 39.29%, और 19-20 में कितनी थी? 35.25%। अब डाटा आपको कौन सा मेन नोट डाउन करना है? कौन सा? 2019-20 में कितना लोन था और 2021-22 में कितना लोन था। तो ये आपने डाटा नोट डाउन कर लेना है। बाकी डाटा आप नोट डाउन ना भी करें तो वे चल पड़ेगा। अब लास्ट है हमारा कौन सा टॉपिक? दी जेंडर बजट के बारे में। अब जेंडर बजटिंग क्या है? इट इंटेल्स एनालाइजिंग बजट्स फ्रॉम अ जेंडर पर्सपेक्टिव। यानी कि इसमें क्या देखा जाएगा कि महिलाओं और पुरुषों में किसको ज़्यादा पैसा दिया गया और किसके लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। तो उसको क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? आपका जेंडर बजट। सो इट एनालाइजिंग द बजट्स फ्रॉम द जेंडर पर्सपेक्टिव, इंटीग्रेटिंग अ जेंडर व्यू पॉइंट एट एवरी स्टेज। यानी कि हर एक स्टेज में क्या देखा जाएगा? जेंडर व्यू पॉइंट से इसे कंपेयर किया जाएगा, किसमें? महिलाओं और पुरुष के बीच में। यानी कि किसको ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं। Gender budgeting in essence is a plan of action and a procedure with a long-term objective of attaining gender equality। यानी कि सभी पुरुष और महिलाओं को एक समान लाने के लिए यह जो है एक लॉन्ग टर्म योजना है, और इसे क्या कहलाता है? जेंडर बजट कहलाता है। और जेंडर बजट में यह इसमें कैटेगरी बनाई गई है। एक तो पहली कैटेगरी क्या है? जिसमें पूर्ण रूप से 100% खर्चा किसके ऊपर किया गया है? महिलाओं के ऊपर। और ये सेकंड कैटेगरी क्या है? जिसमें 100% से कम खर्चा किया गया है किसके ऊपर? महिलाओं के ऊपर। तो ये है आपका टोटल
अब आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से 100% जो महिलाओं पर खर्चा किया गया, कितने करोड़ रुपए का खर्चा किया गया? 31,903.70 करोड़ रुपए का। और 100% से कम खर्चा 4,444 करोड़ रुपए। और टोटल आप देख सकते हो यहाँ पर कितना, सॉरी ये लैक्स में, करोड़ में नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा, 31,0903 रुपया। और यहाँ पर आप देख सकते हो 20,04,744 रुपया। और टोटल कितना खर्चा किया गया है? 23,06,648 रुपया। तो आपको ये वाला डाटा आपने क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। कौन सा? ब्लू इंक में जो आपको दिख रहा है। तो गाइस आज हमने जो है थर्ड चैप्टर जो है पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो गाइस अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू।